अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट है आज फ़लस्तीन के ऊपर और सदर ट्रंप के 20 नुकाती प्लान के ऊपर, जहां पे सदर ट्रंप ने मुतालबा किया था कि हमास को गैर मुसल्लह होना पड़ेगा, मगर हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया और मज़ीद 2 से 3 दिन और मांग लिए हैं ताकि वो इस प्लान को स्टडी करें। और ये जो प्लान है ये पहले से ही खटाई में पड़ गया है, चूँकि जो प्लान सदर ट्रंप ने दिया था मुस्लिम ममालिक जो हैं वो उस हवाले से इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, बशमूल पाकिस्तान। क्या वजह है कि वो इसके ऊपर जो है इतराज़ करें, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस प्लान मुतनाज़े हो गया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक ने सदर ट्रंप के साथ किस अमन मुआहदे पर रजामंदी जाहिर की थी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ दुनिया के उन चंद रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने अमन पीस प्लान सामने आने के चंद मिनटों बाद ही उसका खैर मकदम कर दिया था। ताहम कल शाम को पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने इस बात का इशारा दिया कि इस अमन प्लान में 8 अरब ममालिक की तमाम तजावीज़ शामिल ही नहीं की गयी। उन्होंने एक 20 पॉइंट प्लान दिए। हमने उनसे कहा कि अच्छा थैंक यू वेरी मच, डिस्कशन के बाद हम आपको 24 घंटे के बाद देंगे। हमने उसी में, ताकि हम बेस को ना छेड़ें, तो हम उसी के अंदर रह के हमने अमेंडमेंट्स की और जो फाइनल गई, वो जो डॉक्यूमेंट गई, ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसमें ये अमेरिका ने इशू की। दिस इज नॉट अवर डॉक्यूमेंट विच वी सेंड टू देम। और उन्होंने हमारे जो की एरियाज हैं जो हमने कवर करने हैं, जो मैंने जॉइंट कमिटमेंट की बात की, वो मैंने आपको गिनवा दिए हैं। तो इसलिए वो जो चीजें सारी हैं अगर वो कवर्ड नहीं है तो वो कवर्ड होनी चाहिए, होंगी। लेकिन ये जो डिसीजन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया है, ये बेसिकली ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट समझ लें। और हमने 8 कंट्रीज के बिहाफ पे हमने अपनी ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है, वो हमारी ज्वाइंट स्टेटमेंट, हम उसको ऑन करते हैं। लेकिन कल रात को एक टॉक शो में इसहाक डार ने कहा कि मैं इस बात का वाज़ेह एतराफ करता हूं कि सदर ट्रंप के प्लान में वो तमाम बातें शामिल नहीं हैं जिसके हवाले से सदर ट्रंप की टीम ने 8 ममालिक के साथ इत्तफाक किया था। ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक। और जो ही मैंने कल लैंड किया पाकिस्तान में रात को 11:15 बजे लंदन से, तो मुझे फौरी मैसेजेस आए हुए थे कि मेरे साथ वो जो 7 ममालिक हैं वो थ्रू सऊदी प्रिंस फैसल जो उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात करना चाहते हैं। मैंने बड़ी तफसील से उनसे बात की और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है, अगर आपको इसको पढ़ेंगे तो हमने जहां प्रेसिडेंट ट्रंप की इस एफर्ट को एक्नॉलेज किया है, अप्रिशिएट किया है, उसके बाद हमने अपना एजेंडा भी दोबारा रिपीट किया है कि वी आर कमिटेड टू दिस दीज आर आवर गोल्स। और हम ये मिलके प्रेसिडेंट ट्रंप और उसकी टीम के साथ मिलके ये हम अचीव करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराये का कहना है कि सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और तुर्किया के हुक्काम इन तब्दीलियों पर सख्त बरहम थे। हत्ता कि कतर ने ट्रंप इंतजामिया को मंसूबा जारी न करने पर इमादा करने की भी कोशिश की, लेकिन व्हाइट हाउस ने इसके बावजूद ये मंसूबा पेश कर दिया। सदर ट्रंप के इस मंसूबे में गजा के लिए एक आलमी फोर्स बनाने की तजवीज भी शामिल है। ताहम इसहाक डार के मुताबिक मुस्लिम ममालिक की अव्वलीन तरजीह फिलिस्तीनियों को इसराइल से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। Objective was to immediately cease fire, to stop the blood, let the humanitarian aid flow और forced displacement को रोका जाए ना। वेस्ट बैंक was the issue। वेस्ट बैंक को बड़ा कैटेगोरिकली ये अनाउंस किया गया है, कम्युनिकेट हुआ है हमारी साइड से, 8 कंट्रीज की साइड से, कि ये अनेक्स नहीं होगा। अगरचे अभी तक मुस्लिम ममालिक ने वाज़ेह तौर पर ना तो प्लान को मंजूर किया है और ना ही इसको मुस्तरद किया है, मगर जिस अंदाज से इस प्लान का खैर मकदम किया गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता इस गर्मजोशी में कमी आती जा रही है और कतर ने अमेरिका से इस पर वजाहत भी मांग ली है। अब सवाल ये है, क्या सदर ट्रंप ने इस मंसूबे को अवाम के सामने लाकर गलती की, और अगर मुस्लिम ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हल न हुए तो क्या इस प्लान को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर देंगे? फौज़ा कल सुमराना, स्पॉटलाइट से। और नाज़रीन, एक और भी सवाल उठता है कि क्या ये जो 20 नुकाती प्लान है, इसके दौरान कि किसी ने फ़लस्तीनियों से कंसल्ट किया था कि नहीं किया था, क्या उनसे बातचीत की गई थी? इसलिए हमने आज दावत दी है वेस्ट बैंक से, फ़लस्तीन से हमारे साथ मौजूद हैं तहसीन अलियान, जो कि फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम अल हक के साथ मुंसलिक हैं और ये जो एविडेंस है, शवाहिद हैं, ये इकट्ठे करते रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए, जो फोकस करता है इज़राइल मिलिट्री प्रैक्टिसेस के ऊपर, और उस हवाले से इन्होंने ये एविडेंस कलेक्ट की है और ये हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तहसीन अलियान फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम पैलेस्टाइन। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू। हमारे साथ हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं।
पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा एंड ऑफ कोर्स तज्जिया निगार। तहसीन इलियान, over to you. Firstly, a very warm welcome again to the show. What we wanted to know here in Pakistan is that before the 20 points of Trump's were trotted out, were the Palestinian authorities consulted? Because we have a statement from the Palestinian Authority that they welcome the 20 points. Do you, as Palestinians, welcome the 20 points of President Trump? Actually, no. I cannot say that we welcome such a plan, because it does not touch upon any of the main issues that the Palestinians want them to deal with. First of all, we have to talk about the right of the Palestinian peoples to self-determination, and this is very much neglected and ignored in the plan. If you look at even the points that have been addressed in the plan, it does not even guarantee a ceasefire, an end of Israeli genocide in the Gaza Strip. So nothing in it is positive. And if we want to look at the situation in Palestine, we do not have to only look at it partially. It is very much needed that we stop the genocide in the Gaza Strip and in the West Bank, but we have to put it in a wider context of settler colonial project that has been going on in Palestine for over 70 years. Palestinians have been suffering for this long period, and they are waiting for something to end their suffering and guarantee their rights, especially the right to self-determination. And any peace proposal that ignores all of these rights will definitely fail. We have seen over the past 30 years or so a proposal, so-called peace proposals, including the Oslo Agreement and the agreement that followed. None of them has addressed the root causes of the situation in Palestine, and that is why they have all failed. And this proposal that has been recently proposed by the US administration, by Trump, is ignoring the root causes of the issue in Palestine. It must deal with the root cause. We know that people in the Gaza Strip are suffering. Every day they are being killed in dozens. This must stop. People need aid, and they must be provided with enough aid, sufficient aid. This must be taken into consideration, but this must not be isolated from the bigger picture. Well, stay with us. We have Mr. Ejaaz Chaudhry, who has been with the Foreign Office for many years. He's been a Foreign Secretary. Ejaaz Chaudhry Sahab, for the purpose of moving this program forward, let's switch to English. Let's speak in English, simply because I don't think one of our guests will be able to understand Urdu. You know, he has said this very, very clearly, that the Palestinian people, the right to self-determination cannot be overlooked. And the current 20 points trotted out by President Trump does not include, you know, a ceasefire. What are your thoughts on this? He is right that self-determination is a fundamental right of the people of Palestine, as indeed it is a right for people of Kashmir and many others, for which UN resolutions exist. There is absolutely no doubt. However, at this time, the urgency is to stop the bloodshed in Gaza. How do we do that? How do we do that? How do we stay the hands of the Israeli murderous regime, which is killing people by the day in Gaza? How do we do that? We have seen that there have been calls for end of war from almost all quarters of the world, except, of course, Israel and its backers, United States. And here is a time when, by consensus, an opportunity seems to be arising when the war would end. Now, if ceasefire occurs, if hostages are released and prisoners are released, at least an environment will be created to take the matter back to the United Nations Security Council, get legitimacy for the rest of the peace plan. I believe the peace plan will be phased. First is, of course, ceasefire.
That is absolutely critical at this time. And then comes All right. the All right. issue of Zahid Saab, I'd like to bring you into this debate. What Izaz Chaudhry Saab is saying, what is absolutely essential is to stop the bloodshed in order to create an environment which can lead to then a permanent ceasefire and to the resolution of the dispute. What is your take on this? Well, I don't think this is a peace plan. If you ask me to sum up in a few words, it is the endorsement of whatever Israel has been doing in Gaza for the last 2 years. It has been actually a genocidal war. More than 65,000 people have been killed there, and most of them women and children. And almost all the human rights organizations across the world have recognized this Israel has committed a war crime. But if you look at this peace plan, 20 point, you don't find anything about that, whatever happened in Gaza. And in fact, actually, it has given a clear or free license to Israel. And I think probably it is very much evident by the statement given by Netanyahu in that press conference with President Trump, that all the objectives, 5 objectives of Israel have been completed. So it means actually that the country which is most satisfied with this so-called peace plan is Israel. And look actually what happened. Palestinian, which is a party, a grief party, the whole conflict has never been consulted. And I think probably this is unprecedented in the history, because whenever there is any peace plan, you take in consideration or take at least in account what the view of both the parties in the conflict. But as we all know, that Palestinians have never been consulted on this. The other thing is very much that yes, everyone of us wants actually bloodshed to stop, but it is not going to stop, because we have seen Israel continuing with its bombardment, and it does not provide, or there is no provision that Israel will completely withdraw its forces from the occupied territory. Back to you, Tehseen Ilyan, and you're joining us from Ramallah. Now, it seems that the Palestinians have very little choices, and in order to stop the bloodshed, you will have to agree to some kind of a plan that leads to, a long-term ceasefire and then a solution to the Palestinian problem. Unfortunately, even the bloodshed, there is no guarantee to stop the bloodshed in the Gaza Strip and in the West Bank. Even if Palestinians agree to this bad plan, even if they agree, there is no guarantee that the bloodshed will stop. Based on experience, Israel does not respect its commitments. It does not respect international law. Even in the Arab countries, surrounding Arab countries, look at the agreements that they have concluded with Lebanon. They concluded an agreement, but today they continue to bomb southern Lebanon, South Lebanon. They continue to bomb Syria. They kill people there. Even in the West Bank and in Palestine, when they concluded the Oslo Agreement with the Palestine Liberation Organization, they did not stop land grab, they did not stop house demolitions, they did not stop killing, they did not stop anything. Even with states that are considered mediators between the Palestinians and the Israelis. Qatar, for example, they bombed Qatar. Although they were a mediator, they were hosting negotiators. They wanted to kill the negotiators. So we do not trust the United States. We do not trust Israel. And if you look at the language of the plan, but Mr. Ilyan, just answer this question. There's a certain faction of the Palestinian Authority that has at least welcomed President Trump's 20-point plan. Yeah, but we put it in a context. The welcoming comes as a step towards something that will guarantee the Palestinian rights to self-determination. All Palestinians want the bloodshed to stop. They do not want Palestinians to be killed every day on a daily basis, and they do not want to
do not want for the destruction to continue. We want for this to stop, but we need guarantees. We need guarantees, and we need to look at it in a wider context. And you look at it, it is an ultimatum. It is in the form and this of 20-point plan, does it provide you guarantees that you're looking nothing, for? not at all, not at all, not at all. Even if it is, Not it at is. all. I mean, the language that is used comes in the form of a warning and ultimatum. If you do not accept what we impose on you, we will continue the killing. We will give Israel the green light to continue the genocidal campaign against you Palestinians. So Palestinians are left, especially the direct victims of genocide in Gaza, do not have that much choice. Right. So there is some sort of coercion on the Palestinians. Either you accept, you say, yes, we accept this shit, this shit, or we continue killing you. This is not the best approach. Right. I mean, to deal with the rights of the Palestinians, especially if we see that this plan coincided with the 1 year period that was given to Israel by the United Nations General Assembly to end its occupation, unlawful occupation, based on the ICJ advisory opinion, which was passed last year. Well, that's a very, very important point, that there was a period given to Israel to end this occupation by the United Nations and other watch bodies. Well, thank you so much for joining us from Palestine. You bring a very important perspective to this debate. और हमने कोशिश की है नाजरीन के फ़लस्तीन से आपको आवाज़ आपके सामने लेके आएँ, और वहाँ पर उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया है कि जो सदर ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान है, ये एक वार्निंग है, एक अल्टीमेटम दी गई है फ़लस्तीनियों को, ना कि एक सलूशन के तौर पे हम इसको देख रहे हैं। फ़लस्तीनियों का ये कहना है। इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, फिर अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एजाज चौधरी साहब, ब्रेक से पहले एक फ़लस्तीन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने बड़ी क्लियरली ये कह दिया है कि जो सदर ट्रंप के 20 नुकाती प्लान है, वो उन्होंने कहा है कि एक अल्टीमेटम दिया गया है, हमें वार्निंग दी गई है कि अगर जो है तुम लोग इस प्लान के तहत नहीं आगे चलते तो फिर मामलात ख़राब हो जाएंगे। और इसके अंदर कहीं भी उन्होंने कहा है देर पा अमन के लिए या मुकम्मल तौर पर सीज़ फायर ख़त्म करने की कोई गारंटी नहीं है। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि कोई गारंटी नहीं है। सो जो मुस्लिम ममालिक हैं वो किस चीज़ पे आमादा हैं और हम किस चीज़ पे आमादा हैं? चूँकि सागडार साहब कुछ और कह रहे हैं और वज़ीर आज़म की ट्वीट कुछ और कह रही है। जी देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे जो खून खराबा है वो रुके, लेकिन वो गारंटीज मांग रहे हैं। किससे मांगेंगे? बता दें और कौन देगा? अच्छा बता दें, चीन देगा, रूस देगा, ये सारे जो 8-10 अरब और मुस्लिम ममालिक हैं ये देंगे। किसकी ऐसी गारंटीज हैं जो ये चले? हकीकत ये है कि आज तक जो इसराइल को सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क की पुश्तपनाही की वजह से ये सब कुछ हो रहा, वो था अमेरिका। और अब जब अमेरिका ऑन बोर्ड आया तो 3-4 चीज़ों पे उन्होंने रोल बैक किया है। अमेरिका ने भी किया है। अमेरिका में तो ट्रम्प कहते थे यहाँ पे रिवीरा बनाऊंगा, और इजराइल कहता था हम ये एनेक्स कर लेंगे, वेस्ट बैंक को भी एनेक्स कर लेंगे, एक पूरी स्टेट बनाएंगे। उन्होंने ये रोल बैक की ये चीज़ें, और इतने 8-10 मुल्कों के सामने बैठ के की हैं। और इसीलिए मैंने कहा है कि अगर ये वहाँ पे चला जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा की लेजिटिमेसी भी मिल जाती है, तो चीन और रूस भी ऑन बोर्ड आ जाते हैं। मेरा मतलब कौन सी गारंटीज हों जो मुतमईन करेंगी इनको कि भाई वो वरना ब्लड बढ़ना। अच्छा, क्या होगा? ये जो आपने सवाल किए, एक मिनट ये बहुत अल्टरनेटिव बता दे। अल्टरनेटिव क्या है? लेट्स से आप उसको हमास रिजेक्ट करती है, हम भी कर देते, क्या होगा फिर? गजल कंटिन्यू नहीं करेगी फाइटिंग? ओके, सो लेट्स नहीं, ये एक आपने बड़ा अहम सवाल किया है और एजाज साहब इसको आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। जाहिद साहब, जो एजाज साहब एक सवाल करें, देखें वो कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, गारंटीज़ कौन देता अगर मामलात को आगे बढ़ाना था कि जी जो भी प्लान होगा उसके तहत देर पा अमन आएगा, इसकी गारंटी अक़वाम मुत्तहिदा तो दे नहीं सकती थी, और अगर अमेरिका नहीं देना है तो फिर उसके साथ चलना पड़ेगा। नहीं देखिए, मतलब यही आता है कि जैसे एजाज साहब ने अभी सही कहा
कि ये जो है सिर्फ हम इसको नहीं देख सकते हैं कि इजराइल की कार्रवाई है। इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता था अगर उसको अमेरिका की सरपरस्ती हासिल नहीं होती। 3 बुनियादी चीजें हैं। देखिए, इसमें जो खत्म की गई, बल्कि एक बैकवर्ड उसको कह लें, ये इस लिहाज से है कि एक हद तक मैं इसको एक और कहूंगा कि ये पूरा 20 नुकाती प्लान जो है उसने इजराइल को बेल आउट किया है। थोड़ा सा पस मंजर में चले जाइए, अभी थोड़े दिन की बात है, इस दुनिया भर में खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड में एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, और इसके नतीजे में जो एक यूएन जनरल असेंबली के साथ में एक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिसकी सदारत जो है फ्रांस और सऊदी अरेबिया के ने की थी, तो वहाँ 142 ममालिक ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करने का ऐलान किया था। और सबसे जो है जो तब्दीली आ रही थी वो ये थी कि उसमें बहुत सारे यूरोपियन ममालिक जो कि इजराइल के हलीफ समझे जाते हैं, जो अमेरिका के हलीफ समझे जाते हैं, उन्होंने भी जो है फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया, जिसमें फ्रांस है, बरतानिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ये बताइए कि इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी, अब 20 नुकात प्रोग्राम के बाद ये सब पीछे रह गया है, क्योंकि उसमें आप देखें कि इसमें बहुत कोई मगर एजाज साहब कह रहे हैं कि वी डोंट हैव मेनी चॉइसेस। व्हाट चॉइस डिड वी हैव? वो कहते हैं हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अगर हमने खून खराबा बंद करना है तो हमें अमेरिका के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं था, या किसी की इतनी पहुंच नहीं है या इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो गारंटी दें। व्हाट अबाउट दैट? वो अलग बात है कि इस वक्त जो है अमेरिका जो चाहता है वही होता है, जो इजराइल चाहता है वही होता है। लेकिन इसका मैं उसकी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये अगर हमें इल्यूजन है कि इसके जरिए वो एक जो बुनियादी मकसद भी पूरा हो सके, यानी पीस आ सके, वो भी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि आप और देखें इसमें क्या, इसमें जैसे इन्होंने फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने कहा था कि सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बुनियादी चीज होती है, इसमें तो है ही नहीं। दूसरी बात यह कि इस मुआहदे के तहत फ़लस्तीन गाजा को जो है एक न्यू कॉलोनी बनाया गया है। न्यू कॉलोनी, दिस इज वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट इज अ न्यू कॉलोनाइजेशन ऑफ गाजा। अब बताइए कि जो उसमें नई जो पोस्ट वॉर जो सेटअप बनाया जा रहा है उसमें कौन है? अमेरिका, ये ट्रम्प जो है उसके चेयर करेंगे, और उसमें टोनी ब्लेयर है। अब मुझे बताइए कि जो फरवरी में जो ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिका के उसमें दे दिया जाए ताकि वो रिवेरा बना सके उसको, लेकिन अब जो है वो अब देखें तो एक लिहाज से ये अब अमेरिका की डायरेक्ट कंट्रोल में गाजा है। तो अब मसला ये आता है कि फ़लस्तीनी कहाँ है इसमें, इस पूरे सीन में फ़लस्तीनी कहाँ है? दूसरी बात ये आती है कि आपने ये मुकम्मल इनखलाक का क्लॉज नहीं है, वो एक सिक्योरिटी जोन जो है वहां पे इजराइल की फौजें रहेंगी। अच्छा, ये जो आपने बात कही ये बड़ी अहम है कि वहाँ पे इजरायली फ़ौजें रहेंगी, और यही बात जो है वो अब जो एनालिसिस हो रहा है उसके अंदर सामने आ रहा है। एजाज चौधरी साहब, आपने जाहिद हुसैन साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप फ़लस्तीन की कॉलोनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो एक वादा किया गया था, एक मकसद था कि खून रेजी बंद हो जाएगी, उनको ऐसा लग रहा है, और जो फ़लस्तीन से हमारे साथ एक नुमाइंदे थे उनका भी ख्याल है कि इसे खून रेजी बंद नहीं होगी। तो फिर व्हाट वाज द पॉइंट? एम तो यही था ना मुस्लिम ममालिका के फिलफौर खून रेजी बंद हो, मगर आपको लोग कह रहे हैं ख़ासतौर पे फ़लस्तीन की खून रेजी बंद नहीं होगी। देखिए, ये तो प्रिजम्पशन है, क्योंकि इस मिशन का जो पहला इब्तदाई नुक्ता ही ये है कि खून रेजी बंद हो। अगर वो बंद नहीं होगी तो फिर तो आगे चलेंगे ही नहीं ना, फिर तो बाकी सारी बातें तो होनी, वो तो पहली चीज़ है। और अगर वो ही नहीं होती तो फिर उसके बाद बाकी तो सारी बातें जो हैं वो चलेंगी नहीं। मेरा तो अपना ख्याल ये था कि अगर ये खून रेजी बंद होती है, हॉस्टेजेस रिलीज होते हैं, उधर से प्रिजनर्स रिलीज होते हैं, तो उसके बाद फिर सेकेंड फेज आएगी जिसमें इनकी मिलिट्री विड्रॉल है, फेज विड्रॉल, और उसके लिए फिर एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जैसे जैसे अपना दायरा बढ़ाएगी। ये अब अरबों ने ये कहा है उनको कि जनाब आप ये करें कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो थ्रू आउट होगी और सिर्फ बॉर्डर्स के ऊपर उनकी प्रेजेंस होगी इजराइल की। और ये मामला तो सिर्फ नेगोशिएशंस का है, लेकिन अगर आपने शुरू से पीस प्रोसेस नहीं, मगर उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सिर्फ बॉर्डर पे हमारी फोर्स होगी सर, मगर क्योंकि कुछ ऐसे अब लिटरेचर सामने आया या ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पे ये दिखाया है कि इजराइल शायद इस पे नहीं माना कि उनकी जो विड्रॉल होगी वो सिर्फ बॉर्डर तक होगी। उन्होंने उसको कंडीशनल किया हुआ है कुछ चीज़ों से,
जो अगर नहीं होंगी तो फिर वो विड्रॉ भी उस तरीके से नहीं करेंगे। सो इट्स नॉट रिटन इन स्टोन कि वो विड्रॉ करेंगे टू द बॉर्डर्स। नथिंग इज रिटन इन स्टोन, लेकिन असल बात यह है कि मगर उन्होंने कहीं इसका इशारा भी नहीं किया, इस बात पे वो माने भी नहीं है। नहीं देखिए, फेज विड्रॉल तो माने हुए हैं। अब पॉइंट ये है कि जो अरब ममालिक के जो लीडरान हैं कंडीशनल, वो उनसे हाँ जी वो डिमांड कर रहे हैं ना। अभी तो नेगोशिएट होनी है, मैंने आपको बताया ना कि बाकी सारी चीजें नेगोशिएट होनी है। स्टेबलाइजेशन फोर्स किस किस्म की होगी, कौन सी रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कि जो उसके बाद वो यहाँ पे रूल करेंगे, उनकी कैसा गवर्नेंस मैकेनिज्म क्या होगा, ये सारी चीजें तो नेगोशिएट होनी है। असल चीज ये है कि पहला स्टेप होगा तो अगला स्टेप आएगा, और अगला स्टेप होगा तो फिर आखिरी स्टेप आएगा जिसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन है, जिसमें स्टेटहुड की बात होनी है कि स्टेट को कैसे इजराइल रिकॉग्नाइज करेगा और इन एक्सचेंज फिर हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे। ये फेज्ड है प्लान। मेरा ये ख्याल है कि ये अगर आपने शुरू से इसको रिजेक्ट करना, कर दीजिए रिजेक्ट, पर आप ये देख लीजिएगा कि ये कत्लो गारत तो फिर भी होती रही है। असल उनका प्लान क्या था? असल प्लान तो ये था कि इनको एक स्लम्प बना दे, एक दूसरी तरफ सेटलमेंट्स बनाएं, उस सेटलमेंट्स के ये उनकी खिदमतें करें, और इसी तरह वेस्ट बैंक में वो सेटलमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ा चुके हैं। आप कॉलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वर्स देन एक कॉलोनी बनाया हुआ है उन्होंने, और वहां पे वो डेमोग्राफिकली इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो रेफरेंडम करा के कहें जी वेस्ट बैंक अब इजराइल का हिस्सा है। उसके बाद वो जाएंगे गोलान हाइट्स पे, उसके बाद जाएंगे सदर्न लेबनान पे, उसके बाद जाएंगे ये हमें या तो आप में ताकत है, ये सुन लीजिए मेरी बात, अगर ताकत है तो कर लीजिए। आपने जंगें लड़ी, आप भी अगर 10 मई को 2025 को हिंदुस्तान को वो जवाब ना देते जो आपने नहीं दिया, तो अब तक 1.5 दर्जन स्ट्राइक्स होगी होती, क्योंकि कमजोरी का कोई और इलाज नहीं है। आपने ये देखना है कि आके आपके पास ताकत है। ये जो लेट मी टेक अ ब्रेक एट दिस पॉइंट। जो आपने एक बात कही है वो आपने हमें दिखाया है कि इजराइल का इससे भी ज़्यादा एक प्लान था जिसके ज़रिए वो मज़ीद जो फ़लस्तीनी हैं उनको दबोच सकते थे और मज़ीद ऑक्यूपाई कर सकते थे। वी वर लुकिंग एट द वर्स्ट केस सिनारियो। मगर सवाल ये उठता है, आप ये कहते हैं कि सिर्फ अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, गारंटीज़ भी दे सकता है, तो फिर ये जो मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हुई है, इनका कितना वेट होगा निगोशिएट करने में, आगे की जो स्टेप्स होंगे टुवर्ड्स लेट्स से सम काइंड ऑफ अ देरपा अमन। इस पर हम बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जाहिद हुसैन साहब, ब्रेक से पहले एजाज चौधरी साहब ने जो बात कही है और वो ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं कि इजराइल के अज़ाइम क्या हैं फ़लस्तीन के अंदर, और वो बात तो साफ वाजे है कि वो ये चाहते थे कि पूरी तरीके से वो काबिज़ हो जाएं फ़लस्तीन के ऊपर। तो अब कम से कम जो प्लान है वो कुछ रिलीफ देता है। मे बी इट्स नॉट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट इट्स अ स्टेप अवे फ्रॉम व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, और जो इस वक्त रियलिटी है वो सबके सामने है। देखिए, थोड़ा सा और मैं इसको वादे कर दूं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आपने सुनी होगी तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक और बात की गई कि गोलान हाइट पे जो कब्जा है इजराइल का, उन्होंने उसको रिकग्नाइज कर लिया। और पिछले दिनों हम देखा था कि सिर्फ वो नहीं, एक तो गोलान हाइट पे पहले से जो है उनका कब्जा था, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी एक्सपेंशनिज्म हुई है पिछले चंद महीनों से, उसको भी रिकग्नाइज कर एक लिहाज से रिकग्निशन मिल गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक बात उन्होंने कही कि हाँ, गाजा पे जो है कोई एनेक्स नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने उसके फौरन बाद जो है इजराइल के मिनिस्टर्स जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है राइट विंग के, उनका यह आया था कि नथिंग डूइंग, वी आर गोइंग अहेड विद अवर प्लान। अच्छा, तीसरा जो है सबसे बड़ी बात है सेटलमेंट की। सेटलमेंट के जो इनके पूरा नक्शा है उसको भी ख़त्म नहीं किया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि ओवर द ईयर जो ट्रंप की पॉलिसी रही है पहले हुकूमत में भी, तो एक बहुत बड़ा एक डिपार्चर था जो कि अमेरिका ही की जो पॉलिसी रही है उससे। नंबर 1 कि जेरूशलम को उन्होंने इजराइल का कैपिटल तस्लीम किया। दूसरी बात ये कि ट्रंप की पहली गवर्नमेंट में जो सेटलमेंट्स थे वेस्ट बैंक में, उसको भी तस्लीम किया गया है, उसको एक लीगल हैसियत दी। उससे पहले जितने भी अमेरिकन हुकूमत, मैं नहीं कहता हूँ कि जो है वो ठीक है टेस्टेड एक लिहाज से, लेकिन एक हद तक उनकी रिजर्वेशन रही थी, वो सब खत्म हो गई। अब आते हैं बात कि ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त जो है सूरत हाल अरब मुल्कों की इतनी ज़्यादा है कि वो हर चीज़, उसकी वजह खुद उन्हीं की है। खुद जो हम कह रहे हैं कि जो है, अब मुझे बताइए कि 2 साल से कोई नहीं कहता है कि आप इसराइल के खिलाफ जाके जंग शुरू करें,
लेकिन जो बुनियादी एक दबाव जो होता है वो नहीं डाला गया है। आप मुझे बताइए कि OIC की कितनी मीटिंग्स हुई हैं? क्या उसमें बहुत सारी ऐसी तजावीज़ आई थी, कोई नहीं कह रहा था कि जंग पे चले जाएं, लेकिन ये आई थी कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती थी जो कि इजराइल पे प्रेशर डाल सके और अमेरिका पे भी प्रेशर डाल सके, वो तक हमने नहीं करने के तैयार है। जो अब सूरत हाल बन गई है तो यकीनी बात ये है कि सबको पता है कि जो है वो एक मशहूर मक़ूला है कि 0 + 0 = 0, और वही OIC यही सूरत हाल बन के आती है। तो ठीक है, एक अलमिया है, लेकिन मसला ये आता है कि वही ब्रॉड क्वेश्चन आता है तमाम चीज़ों के बावजूद, क्या ये प्लान जो है वो मजीद एक्सपेंशनिज्म को बढ़ाएगी या उसको रोकेगी? वो मुझे लगता है कि ये इजराइल को और ज़्यादा जो है एक लाइसेंस मिल गया है। इसी सवाल के ऊपर हम इस डिबेट को छोड़ते हैं, मगर ये एक लंबी तवील डिबेट है और जो आपने सवाल किए हैं वही सवाल आज पूरी दुनिया कर रही है, और इसका जवाब जो है वो आगे जाके हमें देखना पड़ेगा। मगर फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि हमास इस तरफ लीन कर रही है कि वो जो सदर ट्रंप के 20 नुकात हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब पाकिस्तान की क्या पोजीशन रहेगी ये भी एक अभाम है। पाकिस्तान जो है एक तरफ से इसहाक डार साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि जो हमने मुसवदा शेयर किया था सदर ट्रंप के साथ वो मुसवदा नहीं है जो सदर ट्रंप ने आखिर में रिलीज़ किया, और जो मुसवदा पाकिस्तान ने शेयर किया था और बाकी दीगर इस्लामिक ममालिक के साथ शेयर किया था उसके अंदर 2 स्टेट की बात भी हुई थी। तो अब ये देखना है कि कैसे बाकी जो मुस्लिम उम्मा है वो सदर ट्रंप के 20 नुकात का जवाब कैसे देगी। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।